गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे भारत के अपोहा तंत्र की। और अपोहा तंत्र के क्रम में हमने दो प्रकार के अपोहा तंत्र भारत में देखे थे। एक हिमालयी अपोहा तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र। हिमालयी अपोहा तंत्र की बात करें तो हिमालयी अपोहा तंत्र में तीन भाग हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम पहले नदी तंत्र की बात करते हैं जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी तंत्र है पूरा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी और दूसरी दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदी। तो नदी का बायां और दायां तट कौन सा होता है, ये पहले समझने वाली बात है। नदी मान लो कि इस प्रकार से बह रही है और आप इस नदी की तरफ जहां बह रही है उसी तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपका बायां नदी का बायां होगा और आपका दायां नदी का दायां होगा। तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। यानी कि जिस दिशा में नदी बह रही है, यदि आप उसी दिशा में खड़े हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वही नदी का बायां तट होगा और आपका जो राइट होगा वही नदी का दायां तट होगा। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नदी का बायां तट कौन सा होता है और दायां तट कौन सा होता है। तो बाएं तट से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं सिंधु नदी में, वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इसके अलावा जास्कर, गिलगिट और सिगार, ये कुछ नदियां हैं जो सिंधु नदी तंत्र में बाएं तट से आकर के मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज तो सबको याद होती हैं लगभग। जास्कर, गिलगिट और सिगार, इनका भी नाम याद रखेंगे। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो बाएं तट से आकर के मिलती हैं। इसके अलावा दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। नाम केवल आप याद रखेंगे कि दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं। तो श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये वो नदियां हैं जो सिंधु नदी में दाएं तट से आकर के मिलती हैं। क्लियर है? सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसको पंचनद कहते हैं। पंचनद किसे कहते हैं? सिंधु नदी तंत्र की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सभी नदियां, पांचों नदियां सिंधु नदी में बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। बाएं तट से आकर के मिलती हैं। नाम याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे, ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां हैं जो पंचनद का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। भारतीय पंजाब का जो क्षेत्र है वो और पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो दोनों मिलकर के इन्हीं नदियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंचनद का निर्माण करती हैं, पंजाब का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियां, अब स्थान याद रखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियां हैं जो तिब्बत से निकलती हैं। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? सिंधु और सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदियां तिब्बत से निकलती हैं। जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है झेलम, और हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती हैं, व्यास, रावी और चिनाब। तो आप इसको याद रखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियां तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली 2 नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज और सिंधु। जम्मू कश्मीर से झेलम निकलती है और हिमाचल प्रदेश से व्यास, रावी और चिनाब निकलती हैं। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा है ये सिंधु नदी है और इस प्रकार से आ रही है। ये झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर से निकल रही है। ये चिनाब है, ये रावी है, ये व्यास है और ये सतलज है।
इनका जो उद्गम क्षेत्र है सिंधु और सतलज का, ये तिब्बत में पड़ रहा है। ये झेलम वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। चिनाब, रावी और व्यास ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश में पड़ रही हैं। क्लियर है? क्रम आप याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है आपको, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस या सिंधु नदी। क्लियर? उद्गम क्षेत्र की बात करें हम नदियों की, जो पांचों नदियां हैं उनकी उद्गम क्षेत्र की बात करें तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमा युंगडुंग हिमनद से सिंधु नदी निकलती है जो कि मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत में है ये क्षेत्र पूरा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग से निकलती है। झेलम शेषनाग से निकलती है। चिनाब बारालाचाला दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास नदियां रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। और सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से निकलती है। राक्षसताल से निकलती है। उद्गम क्षेत्र आपको याद रखने हैं, सिंधु, चेमा युंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। झेलम शेषनाग से वेरीनाग के निकट जम्मू कश्मीर में। चिनाब बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी और व्यास रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी राक्षसताल से निकलती है मानसरोवर झील के निकट। राक्षसताल से निकलती है मानसरोवर झील के निकट। अब एक एक नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे प्रमुख नदी है। यह मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर की जो पहाड़ियां हैं, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के बीच से यह नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह एक शहर है जम्मू कश्मीर का जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर लेह है। आप सिंधु नदी भारत में प्रवेश करते समय लद्दाख के निकट गिलगिट के समीप बुंजी नामक स्थान पर, लद्दाख श्रेणी में गिलगिट समीप बुंजी नामक स्थान पर भारत का सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पर जो गिलगिट के समीप है। और लद्दाख श्रेणी को काट करके सिंधु नदी इस गोर्ज का निर्माण करती है जिसको सिंधु गोर्ज के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसकी उत्पत्ति जो है सिंधु नदी की वो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती है। लेह इस नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है और गिलगिट के समीप बुंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। ये 4-5 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के निकट शेषनाग से निकलती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और यह झेलम नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में ही वुलर झील में गिरती है और फिर वहां से आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां पाकिस्तान में इसको नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नीलम नदी के नाम से झेलम नदी को पाकिस्तान में जाना जाता है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के समतल मैदानी क्षेत्र से बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि झेलम नदी कश्मीर घाटी के समतल मैदानी क्षेत्र से बहती है जहां यह विसर्प का निर्माण करती है। झेलम नदी विसर्प का निर्माण करती है, मियांडरिंग बनाती है, इस प्रकार से चलती है। क्योंकि ढाल कम होने के कारण और मलबा अधिक होने के कारण नदी की वेग में कमी आ जाती है, जिसके कारण नदी विसर्पाकार आकृति में चलती है, विसर्प बनाती हुई चलती है। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी के समतल मैदानी क्षेत्र से होती हुई बहती है जहां यह विसर्प बनाती है। फैक्ट क्या है कि झेलम हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है जो विसर्प बनाती है। जनरली होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें ढलान अधिक होता है तो नदियां सामान्यतः सीधी बहती हैं,
लेकिन चूंकि ये नदी एक घाटी से बह रही है और घाटी बहुत समतल है, तो ऐसे में ढाल कम होने के कारण ये नदी विसर्प बनाती है। तो पूरे हिमालयी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जितनी भी हैं जो हिमालयी क्षेत्र में बहती हैं, उसमें केवल झेलम एकमात्र नदी है जो विसर्प का निर्माण करती है। हालांकि हिमालय क्षेत्र से निकल करके जो मैदानी क्षेत्र में नदियाँ आती हैं वो अधिकांश नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ही कोई नदी विसर्प का निर्माण कर रही है, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, यानी कि एक ऐसी नदी है जिसका जल शांत है और मैदानी क्षेत्र से बह रही है, तो नौकागम्य यह नदी है। इसका फायदा क्या हो सकता है भारत को, कि भारत सरकार जो है वो नेशनल वाटरवे बना रही है। यदि झेलम नदी में भी एक नेशनल वाटरवे बने तो अनंतनाग से बारामूला तक जाने के लिए बहुत आसान रास्ता हमें मिल सकता है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में भारत ने तुलबुल परियोजना का निर्माण किया है। तुलबुल परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में भारत ने किया है, जो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे विशालतम सहायक नदी है। सबसे बड़ी सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। इसकी उत्पत्ति बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से होती है। यह दो शीर्ष धाराओं चंद्रा और भागा यानी कि दो नदियाँ शीर्ष धाराएं आकर के और हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास ये एक नदी के रूप में परिवर्तित होती है, जिसको हम चिनाब नदी के नाम से कहते हैं। दो धाराएं कौन कौन सी है? चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा बारालाचाला दर्रे पर मिलती हैं और इसके आगे यह चिनाब नदी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कार्यरत है, दुलहस्ती परियोजना। याद रखेंगे, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। रावी और व्यास दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखेंगे आप, कि एकमात्र नदी सभी नदियों में, पांचों जो नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज में एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, जो बल्कि है भारत में ही किसी दूसरी नदी में मिल जाती है। व्यास नदी पंजाब में कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। तो वास्तव में व्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। व्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाकर के भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। और वो कहाँ मिलती है? पंजाब के कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर। व्यास नदी पर व्यास परियोजना का निर्माण किया गया है, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर पेयजल की सुविधा और साथ ही साथ सिंचाई के लिए इस योजना का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती है और हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। ठीक है, व्यास परियोजना का इस पर निर्माण किया जा रहा है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के निकट सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह कहाँ से करती है भारत में प्रवेश? सिपकिला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय को काटकर सिपकिला गोर्ज का निर्माण करती है। आपको पता है सतलज नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी है। जैसे सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी थी, उसी प्रकार से सतलज नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी है जो अपने ढाल के विपरीत बह रही है। और ढाल के विपरीत बहने के लिए उसने एक गहरे गोर्ज का निर्माण किया है, जिसको हमें सिपकिला गोर्ज के नाम से जानते हैं। और वो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। महान हिमालय को काट करके इस गोर्ज का निर्माण किया गया है। सतलज नदी दो राज्यों से बहती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिल जाती है। यानी कि सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियों का जल लेकर के और सम्मिलित रूप से पाकिस्तान की ये सारी नदियां जो हैं
जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां पाकिस्तान में एक क्षेत्र है मिठानकोट, यहाँ पर सिंधु नदी के बाईं तरफ मिल जाती हैं, सिंधु नदी के बाईं तरफ मिल जाती हैं। सतलज नदी पर कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। कोलडैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में ही है, जो सतलज नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा सरहिंद नागर परियोजना हरियाणा में बनाई गई है। सरहिंद नागर परियोजना हरियाणा में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? भाखड़ा नागर परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, कोलडैम परियोजना और सरहिंद नागर परियोजना, ये सभी परियोजनाएं सतलज नदी पर बनाई गई हैं सभी। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौते के बारे में। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, जिसको हम सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जानते हैं। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नेचर करता थे वो थे अयूब खान, जो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। इस समझौते में मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के तौर पर भाग लिया था। जिसके तत्कालीन अध्यक्ष थे यूजिन ब्लैक उस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौते को लेकर के मध्यस्थता करना स्वीकार किया था। इस समझौते में जो नदियां थी, 6 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज, इनको 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्वी नदियां और दूसरी पश्चिमी नदियां। जो पश्चिमी नदियां थी वो थी 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पश्चिम की नदियां थी। रावी, व्यास और सतलज ये पूर्व की नदियां थी। रावी, व्यास और सतलज ये पूर्व की नदियां थी। जो पश्चिम की 3 नदियां थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान को करना था और 20% जल का उपयोग भारत को करना था। यहाँ पर ध्यान रखें कि 80 और 20 का रेशो रखा गया था, जो जल का यूज करना था भारत और पाकिस्तान को। जो पश्चिमी नदियाँ थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% करना था पाकिस्तान को और 20% का उपयोग करना था भारत को। भारत इस जल का उपयोग अपने घरेलू कार्यों के लिए कर सकता है, भारत सिंचाई के लिए कर सकता है और पन बिजली बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन ये शर्त रखी गई कि भारत इन नदियों पर किसी प्रकार के डैम कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, बांधों का निर्माण नहीं कर सकता है। जबकि जो पूर्वी नदियां थी, 3 नदियां, रावी, व्यास और सतलज, इनके 80% जल का उपयोग भारत को करना था और 20% का उपयोग पाकिस्तान को करना था। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि व्यास नदी चूंकि पूर्णतः भारत में बहती है, तो सतलज नदी से मिलने से पहले व्यास नदी को जो जल है उसका पूर्णतः उपयोग भारत कर सकता है। व्यास नदी के संपूर्ण जल का उपयोग भारत कर सकता है, वही रावी और व्यास का केवल 80% का उपयोग भारत कर सकता है और शेष 20% का उपयोग पाकिस्तान करेगा। 1960 में हुआ समझौता वर्तमान में भी लागू है और पूर्णतः सफल समझौता है, जिसने दोनों देशों के लोगों की जीवन दशा को सुधारा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार विवाद के विषय रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, सीमा विवाद हो, जिनके कारण दोनों देशों के संबंध जो हैं वो लगातार खराब रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार विवादों में होते हुए ये मांग उठती है कि क्या भारत को संधि तोड़ देनी चाहिए, ये मांग जो है हमेशा उठती है जब भी पाकिस्तान कोई अपनी नापाक हरकत करता है भारत के संदर्भ में। तो भारत की तरफ से मांग लगातार उठती है कि क्या भारत को ये संधि तोड़ देनी चाहिए। भारत में जो जल संसाधन मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह जी, वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भारत जो है सिंधु जल समझौते के बारे में पुनर्विचार कर रहा है। तो कहाँ तक ये तर्कसंगत है, तोड़ देना कहाँ तक तर्कसंगत है? क्योंकि एक समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ उसमें मध्यस्थ के रूप में विश्व बैंक है। तो यदि हम इस समझौते को तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम विश्व बैंक की अनदेखी कर रहे हैं।
और ऐसे में विश्व बैंक के साथ हमारे संबंध जो हैं वो खराब हो सकते हैं। विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व बैंक के साथ हमारे संबंधों का खराब होना सकारात्मक नहीं हो सकता। तो बंटवारे के बाद सिंधु नदी से गुजरने वाली नदियों पर नियंत्रण के लिए उपजे विवाद की मध्यस्थता चूंकि विश्व बैंक ने की है, लिहाजा यदि भारतीय समझौता तोड़ता है तो पाकिस्तान सबसे पहले विश्व बैंक में जाएगा, क्योंकि मध्यस्थ कौन था? विश्व बैंक था। ऐसे में विश्व बैंक दबाव डालेगा भारत पर कि आप इस समझौते को माने। यदि भारत इस समझौते को नहीं मानता है तो जो सदस्य देश हैं विश्व बैंक के साथ साथ जो सदस्य देश है विश्व बैंक के, उनके साथ भी हमारे संबंध खराब होने की आशंका है। साथ ही साथ एक जो हमारी छवि है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बेहतर तरीके से पालन करते हैं। आज़ाद होने के बाद से लगातार ये भारत की छवि रही है खास करके विश्व बैंक के सामने कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का बेहतर तरीके से पालन कर रहा है। तो ऐसे में यदि इस समझौते को तोड़ते हैं तो एक हमारी नकारात्मक छवि जो है दुनिया के सामने जाएगी। दूसरा कारण है क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, इसका दूसरा कारण है कि एक मानवीय दृष्टिकोण है। क्योंकि इस समझौते के तोड़ने से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। भारत के खास करके पाकिस्तान के जो हैं वो इससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। तो मानवीय दृष्टिकोण से जो निर्दोष जनता है उसको किसी प्रकार की क्षति हो ये भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि भारत बुद्ध और गांधी का देश है जहां मानवता को सर्वोपरि रखा गया है। तो ऐसे में निजी हितों के लिए मानवीय दृष्टिकोण को परे हट जाना किसी भी दृष्टि से भारत के लिए ठीक नहीं है। तीसरा जो कारण है कि भारत को समझौते से पीछे नहीं हटना चाहिए या ये समझौता नहीं तोड़ना चाहिए कि चूँकि पूरा दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज के रूप में है और एक दूसरे के जो हित हैं, देशों के जो हित हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत अधिक गुथे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में यदि भारत सिंधु नदी जल की ट्रीटी को तोड़ता है और सिंधु नदियों के जल को, सिंधु नदी और सहायक नदियों के जल को रोक लेता है, पाकिस्तान नहीं जाने देता है, तो ऐसा ही कार्य चीन भी कर सकता है ब्रह्मपुत्र नदी है उसको रोक करके। तो यदि ब्रह्मपुत्र नदी के जल को रोक दिया गया चीन के द्वारा तो भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर जन धन की भारी क्षति हो सकती है, पूरा जो क्षेत्र है वो वीरान हो सकता है। और ऐसे में यदि भारत विश्व बैंक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को आवाज़ उठाता है तो विश्व बैंक या जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वो सवाल उठा सकते हैं कि आपने जो सिंधु जल समझौते के साथ किया, यदि चीन कर रहा है तो वो गलत कैसे है। तो किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वो मानवीय दृष्टिकोण हो, चाहे वो विदेश नीति के लिहाज से हो, चाहे वो हमारी छवि को लेकर के हो, ये समझौते को तोड़ना किसी भी प्रकार से भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए समझौते को बनाए रखना और आगे भविष्य में भी इस पर वाद विवाद हो तो भारत को तटस्थ भूमिका निभाते हुए इस समझौते को लागू रहने देना चाहिए। धन्यवाद आप सबका। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा।